इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस घटना के आरोपी का कबूलनामा सुनाऊंगा और यकीन मानिए जो उसने पुलिस के सामने कबूला उससे दिल दहला देने वाली कन्फेशन आज तक मैंने नहीं देखी। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 12 सितंबर 1982 के दिन अलास्का के 2 ऑफिसर अपनी छुट्टियों पर थे और वो अलास्का के एंकरेज से तकरीबन 20 मील दूर एक बहुत ही दूरस्थ इलाके में शिकार वगैरह करने के लिए निकले। वो जिस जगह पर शिकार करने के लिए आए थे इस जगह पर या तो आप प्लेन से आ सकते हैं या फिर एक बोट से। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आने वाला हर शिकारी एक तगड़ा शिकारी ही होगा। धीरे धीरे शाम होती गई और अब अंधेरा होने वाला था और अब दोनों को रियलाइज हुआ कि अब इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो वहां से बाहर निकले और अपने कैंप की तरफ जाने लगे। ये दोनों अभी यहाँ चल ही रहे थे तभी इन्हें साइड में से बहते हुए पानी में से एक जूता बाहर आता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि वो जूता बाहर की तरफ ही निकला हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं कि ये जूता किसका है। अब पुलिस ऑफिसर थे तो वो उस जूते के पास गए और जूते के पास जाने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ ना सिर्फ एक जूता है बल्कि उस जूते के अंदर एक इंसानी हड्डी भी डली हुई है। इसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्हें पता था कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है और इस क्राइम सीन को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसके साथ, वरना यहाँ सबूत गुम हो जाएंगे। तो उन्होंने जस्ट अपना मैप निकाला, मैप के अंदर अपनी लोकेशन को मार्क किया और लोकेशन को मार्क करने के बाद वो जस्ट उसे देखकर चारों तरफ से बिना छेड़े उसे देखकर वहां से बाहर निकले और अपने पुलिस स्टेशन में गए और वहां जाकर अपने सीनियर अधिकारियों को इस चीज की रिपोर्ट करी। उस रात नहीं लेकिन अगले दिन ही इस जगह पर पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और अब की बार उनके साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी और उन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद पूरा छानबीन किया और वहां से जो अवशेष उस लाश के बचे हुए थे उन्हें बाहर निकाला। और वो भी हैरान थे क्योंकि पूरी बॉडी गल चुकी थी लेकिन अभी भी इस महिला के जो कपड़े थे वो उसके ऊपर ही थे। आसपास छानबीन करने के बाद कुछ नहीं मिला सिर्फ एक सबूत के अलावा। जी हाँ, और वो सबूत थी 223 कैलिबर राइफल से निकली हुई एक गोली का शेल। अब आपको भी पता ही होगा कि ये राइफल आमतौर पर सभी शिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है और ये इलाका ही शिकारियों के लिए था। तो इस तरह की गोलियां यहाँ मिलना या फिर उनके खोल मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुरंत गली सड़ी इस बची कुची लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया और ऑटोप्सी में सामने आया कि ये एक महिला थी जिसकी उम्र 19 से लेकर 20, 21, 23 साल तक की हो सकती थी। इसके अलावा ये पता चला कि इसे 3 गोलियां मारकर मारा गया था और ऑब्वियसली ये एक मर्डर ही था। लेकिन यहाँ 3 गोलियां जो मारी गई थी उन गोलियों के निशान उसके कपड़ों पर नहीं थे, सिर्फ शरीर पर थे, जिसका मतलब साफ था कि पहले इसके कपड़े उतारे गए थे और उसके बाद इसे गोलियां मारी गई थी और वापस इसे कपड़े पहनाकर यहाँ ऐसे इस दलदल में छोड़ दिया गया था। इसके अलावा उसके गले में जो गरम पट्टी होती है हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जब चोट वगैरह लग जाती है हमें, वो गरम पट्टी भी इस तरीके से उसके गले में लिपटी हुई थी। लिपटी सिर्फ हुई थी, वो टाइट नहीं थी और मतलब ही नहीं बनता था कि उस गरम पट्टी से उसका गला घोटा गया हो। लेकिन हाँ, वो गरम पट्टी इस्तेमाल की गई थी इस लड़की को अंधा बनाने के लिए, मतलब कि उसकी आंखों को ढकने के लिए। और हो ना हो यकीनन उसकी आंखें बंद करके उसको गोलियां मारी गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के कुछ हफ्तों बाद डेंटल रिपोर्ट इस लड़की के सामने आई जिसमें इसकी पहचान कंफर्म हो गई। जी हाँ, इस लड़की का नाम था शेरी मोरो और इसकी उम्र पूरे 23 सालों की थी। ये अलास्का के एंकरेज में ही बार डांसर वगैरह का काम किया करती थी और एक रात वो बिना बताए ही अपने घर से गायब हो गई। जी हाँ, उसने पहले दिन अपने दोस्तों से बात करी थी। जब पुलिस ने उसके दोस्तों से जाकर पूछा और उन्होंने बताया कि जी हाँ, वो हमारे पास आई थी और उसने कहा था कि एक उसे फोटोग्राफर मिला है जो उसकी फोटोशूट वगैरह करेगा और उसके बदले उसे $300 भी पे करेगा। तो वो इस फोटोग्राफ शूट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो पुलिस को यहाँ लगभग यकीन हो ही चुका था कि हो ना हो शेरी मोरो नाम की इस लड़की का जो किलर है वो यही फोटोग्राफर है। लेकिन वो इस फोटोग्राफर को इतने बड़े अलास्का में ढूंढे कैसे? उनके पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक 223 कैलिबर की जो गोली है उसका खोल था और अलास्का के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उतने ही शिकारी भी रहते हैं। तो इस बात का भी कोई तुक नहीं बनता कि वो जाकर सिर्फ इसके बिहाफ पर किसी को भी उठा ले कि तूने ही ये गोली चलाई है। यहाँ हर दूसरे घर में आपको शिकारी मिलेंगे। तो इतने शिकारी हैं, अब इनके बीच में से एक फोटोग्राफर शिकारी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? पुलिस भी अब चिंता में थी। पुलिस ने तुरंत अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर मीडिया में शेरी मोरो की फोटो को दिखाया और पूछा कि अगर किसी ने इस लड़की को उस एरिया में कभी घूमते हुए देखा हो तो प्लीज़ हमें आकर बताएं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पुलिस से पूछा कि क्या आप शेरी मोरो की डेथ को बाकी की जो डेथ्स इस इलाके में हुई हैं उनसे कनेक्ट करके देख रहे हैं या नहीं।
बाकी की डेथ अब यहाँ कब हुई थी, तो बात करते हैं सिर्फ 2 सालों पहले की, यानी कि 1980 की, जब अलास्का के एंकरेज के इसी इलाके में 2 लड़कियों की लाशें इसी तरह पाई गई थी। जी हाँ, इन दोनों लड़कियों में से एक की लाश तो इतनी सड़ चुकी थी, इतनी गल चुकी थी कि उसकी आज तक पहचान नहीं हो पाई। वो कौन थी आज तक पता नहीं चल पाया। जबकि दूसरी लड़की की लाश थोड़ी सी ठीक हालत में थी, जी हाँ सिर्फ थोड़ी सी, और उसके भी डेंटल रिपोर्ट जब सामने आई तो उससे उसकी पहचान हो पाई थी, जिसमें सामने आया था कि इस लड़की का नाम जोआन मिसीन है और इसकी उम्र 24 साल की है। और ये लड़की भी एंकरेज के ही एक बार में बार डांसर का काम किया करती थी। पुलिस को तब भी इन दोनों लाशों के पास से कोई सबूत नहीं मिला था, तो इसलिए पुलिस कभी इनके किलर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। तो यहाँ भी पुलिस ने रिपोर्टर्स को ये बोल दिया कि हमें नहीं लगता कि वो जो दोनों लाशें यहाँ मिली थी उससे इस शहरी का कोई लेना देना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पुलिस ने उस टाइम पर मना कर दिया कि हमें कनेक्टेड नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे पुलिस वाले बात कर रहे थे कि हो ना हो ये सारी लाशें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि कुछ ही सालों में एकदम से इस इलाके के अंदर बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट्स लिखी गई हैं और पता नहीं कहाँ वो सारी लाशें गई, कहाँ वो सारे इंसान गए। और लगभग सारे ही लोग जो इस इलाके से गायब हुए थे वो कोई और नहीं, या तो फिर वो बार डांसर का काम किया करती थी, लड़कियां थी, या फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स थी जो अपनी रात के समय सर्विसेज देने के लिए रोड्स पर खड़ी हुआ करती थी और उसी रात वो गायब हो जाती थी। तो यहाँ आखिर चल क्या रहा था? तो यहाँ अब धीरे धीरे पुलिस को ये लगने लगा था कि वो यहाँ किसी आम किलर से नहीं बल्कि एक सीरियल किलर से डील करने वाले हैं, लेकिन कोई सबूत ही नहीं था जो इस बात को प्रूव कर पाए। सोचने से क्या होता है। तो यहाँ उस साल तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अगला साल आ गया, कोई पता नहीं चल पा रहा था, केस ठंडा पड़ चुका था, किसी को याद भी नहीं था कि ये 3 लाशें भी यहाँ मिली थी। पुलिस के हाथ ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन वो किलर अभी भी बहुत गर्म था। बहुत सारी लड़कियां एंकरेज से अभी भी लगातार गायब होती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो आखिर जा कर रही हैं। लेकिन फिर आया 13 जून 1983 का दिन, जब एक ट्रक ड्राइवर एंकरेज के ही एक हाईवे से अपना ट्रक लेकर जा रहा था और हाईवे पर उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई चल भी नहीं रहा था, बिल्कुल खाली हाईवे था। और तभी उसने सामने से एक लड़की को भागते हुए आते हुए देखा और वो लड़की अपना हाथ हिलाते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, उसके पास आ रही थी। और हैरानी वाली बात यह थी कि लड़की सिर्फ अपने इनर वेयर्स में थी, उसके शरीर पर इसके अलावा कोई कपड़े नहीं थे। और ये बहुत हैरानी वाली बात थी क्योंकि उस टाइम वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये लड़की बिना कपड़ों के थी। इतना ही नहीं, वो एक हाथ से तो अपना हाथ हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, जबकि दूसरी हाथ में उसके एक हथकड़ी बंधी हुई थी। हथकड़ी का एक जो कुंडा होता है वो तो यहाँ लगा हुआ था, दूसरा कुंडा उसका खुला हुआ था। और ये हैरानी वाली बात थी कि लड़की अब यहाँ कहाँ से आ रही है। और वो सीधा जस्ट उस ट्रक ड्राइवर के पास आई, उसने ट्रक को रुकवाया। ट्रक ड्राइवर देखते ही समझ गया कि लड़की बहुत परेशान लग रही है और इसे मदद की ज़रूरत है। उसने ट्रक अपना साइड में लगाया। ट्रक रुकवाते ही उसने लड़की से कुछ नहीं पूछा, बस लड़की अपने आप ही उस ट्रक का दरवाज़ा खोलती है और ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और नीचे जाकर छुप जाती है। और ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो किसी से बहुत ज़्यादा डरी हुई हो और वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ सच भी था। यहाँ उस ट्रक ड्राइवर ने लड़की से कुछ नहीं पूछा, उसने जस्ट अपना ट्रक वहां से भगाया और उस हाईवे से आगे निकल गया। बीच रास्ते में ही उस लड़की ने बोला कि आगे इस हाईवे पर ही एक होटल आएगा, मुझे वहीं छोड़ देना, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। उसके हाथ में अभी भी एक हथकड़ी लगी हुई थी और उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। लेकिन वो होटल आया और उस होटल के आगे उसने ट्रक रोका। लड़की वहां उतरी और रिसेप्शन पर जग गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपने रूम की चाबी मांगी और जस्ट अपने रूम में चली गई। लेकिन यहाँ होटल के रिसेप्शन वालों को भी बहुत अब दिक्कत होने लगी थी देख कर कि लड़की किस हालातों में यहाँ आई है। उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, कपड़े उसके शरीर पर नहीं है, इतनी घबराई हुई है। आज से पहले उसे इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। सभी अब डर चुके थे, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ डर लगता है वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है। और यहाँ भी अब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस अब इस होटल में पहुंच चुकी थी। पुलिस होटल पहुंच चुकी थी और सीधा उसके कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया गया। डरते डरते अंदर मौजूद लड़की ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखकर वो थोड़ी शांत हुई और पुलिस को अंदर आने दिया। पुलिस अंदर गई और सब कुछ अब पूछताछ शुरू करी। इसमें लड़की ने उसने बताया कि उसकी उम्र 17 साल की है और उसका नाम सिंडी पॉल्सन है। लेकिन यहाँ पुलिस उस लड़की को देखकर समझ चुकी थी कि लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसने कोई गुनाह नहीं किया होगा शायद, लेकिन फिर भी इसके हाथ पर हथकड़ी लगी हुई है, तो सबसे पहले इस हथकड़ी को ही निकालो। तो पुलिस ने उस हथकड़ी को निकाला, उसे पानी पिलाया और उसकी अब कहानी सुनी। और यकीन मानिए इस लड़की की कहानी जब मैं आपको अब आगे सुनाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। लेकिन आपको यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि ये स्टोरी जो थी इस लड़की की वो इतनी खतरनाक थी, लेकिन फिर भी ये लड़की बहुत बहादुर थी जो अपने आप को इसने बचा लिया। तो यहाँ उसने अपनी स्टोरी में बताया कि पिछली रात, मतलब कि 13 तारीख से पिछली रात 12 तारीख की रात को
वो अपने काम पर थी, एंकरेज की सड़कों पर खड़ी हुई थी और इंतजार कर रही थी अपने किसी क्लाइंट के आने का। लेकिन तभी उसके बराबर में आकर एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, एक लड़का ही बैठा हुआ था और उसने चश्मा डाला हुआ था। और गाड़ी रोकते ही उसने सीधा सिंडी से बात करना शुरू किया कि वो एक फोटोग्राफर है और वो ऐसी ही मॉडल्स की तलाश में है जिनकी वो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सके, उसे अपनी मैगजीन में लगानी है। ये सब बातें उसने सिंडी को बताई और सिंडी अब फोटोग्राफ अपनी क्लिक करवाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसको इसके बदले $300 मिलने वाले थे। सिंडी ने अपने आप उस गाड़ी का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो बैठी तो उसके साइड में बैठे हुए लड़के ने अपने राइट हैंड से एक हथकड़ी को बाहर निकाला और ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो उसकी सीट बेल्ट वगैरह लगा रहा है। अपने दूसरे हाथ से उसके पास जाकर, आप समझ जाइए पोजीशन में क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ड्राइवर सीट से वो उसकी सीट पर गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी सीट बेल्ट को निकालकर सीट बेल्ट लगा रहा है। लेकिन वो यहाँ सीट बेल्ट नहीं बल्कि हथकड़ी लगा रहा था। जी हाँ, उसने ऐसे मुड़ते ही अपने एक हाथ से सिंडी का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत एक हथकड़ी लगा दी और हथकड़ी का जो दूसरा कुंडा होता है वो उसने गेट पकड़ने वाले जो गेट का हैंडल होता है उसके अंदर लगा दिया। अब यहाँ सिंडी लॉक हो चुकी थी और तुरंत उसके सिर पर बंदूक तान दी और चुप रहने के लिए कहा, जस्ट अब उसे उसका साथ देना था। जिसके बाद वो सीधा सिंडी को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर में ले गया। उसका घर पास ही में मौजूद था और सिंडी को वहां से बाहर निकाला, उसकी हथकड़ी खोली और सीधा अपने घर के अंदर से होते हुए नीचे बनी बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट में लाइट बहुत कम ही जल रही थी, सिर्फ एक दो छोटे छोटे बल्ब ही थे। लेकिन सिंडी को साफ दिख रहा था कि उस बेसमेंट में बीच में एक चैन लटक रही है। इस लड़के ने उस सिंडी को पकड़कर तुरंत उस चैन से बांध दिया और उसके साथ कई घंटों तक बलात्कार किया। जब वो एक काम करके थक गया तो वो सीधा वहां से बाहर निकला और उसको बोल कर गया कि वो अभी आएगा थोड़ी देर में, वो थोड़ी देर सोने जा रहा है, तब तक तुम ऐसे ही चैन से बंधी रहो। कई घंटों तक सिंडी ऐसे ही चैन से बंधी रही। उसके हाथ दोनों के दोनों ऊपर की तरफ थे और इंतजार कर रही थी वो इस लड़के के वापस आने का। लेकिन जाने से पहले वो सिंडी को ये भी बोल कर गया था कि वो जब वापस आएगा तो उसे एक अपने नए स्थान पर लेकर जाएगा, जो कि एक जंगलों में उसका कैबिन बना हुआ है और उस कैबिन में वो उसे लेकर जाएगा। और अगर तुमने इस बीच में भागने की कहीं भी कोशिश करी या फिर चीखने चिल्लाने की कोशिश करी तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये बात सुनकर सिंडी बेचारी बहुत डर गई। 17 साल की लड़की ही थी, बच्ची ही थी वो एक। अगले कई घंटों तक सिंडी अब ऐसी तरह बंदी रहने वाली थी, लेकिन वो इस बंदी रहते हुए सोच रही थी कि उसका बचना यहाँ लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये एक किलर है। लेकिन इस किलर ने अपनी गाड़ी इसको दिखा दी, अपना फेस इसको दिखा दिया, अपना घर इसको दिखा दिया, अपना बेसमेंट इसको दिखा दिया, अपनी जो ट्रॉफीज वगैरह थी जो इसने हंटिंग में जीती हुई थी वो भी इसे दिखा दी। सब कुछ तो इसे अपना दिखा दिया और अब कह रहा है कि वो इसे एक अपने कैबिन में लेकर जाएगा। तो ऑब्वियसली ये इसे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर इसने जिंदा छोड़ा तो ऑब्वियसली ये लड़की जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बताएगी और ये लड़का फंस जाएगा। तो यहाँ अब सिंडी को एहसास हो चुका था कि वो बचेगी नहीं। अब यहाँ सिंडी ने भी सोच लिया था कि अगर वो यहाँ से किसी तरह नहीं भागी तो यहीं वो जिंदा मर जाएगी। तो अब बारी थी यहाँ से भागने की। तो यहाँ से वो सीधा जो लड़का था वो उसे बाहर निकालता है, उस बेसमेंट से बाहर निकालता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है और पास ही में मौजूद एक एयर स्ट्रिप पर चला जाता है, जहाँ हैंगर में एक उसका प्लेन खड़ा हुआ था। जी हाँ, अच्छे घर का लड़का था, प्लेन तक उसके पास था, उसका खुद का प्लेन। तो वो सीधा सिंडी को अपने एयर स्ट्रिप पर बने हैंगर के अंदर लेकर जाता है, गाड़ी में ही बैठाए रखता है और गाड़ी को खोलकर वो सीधा सिंडी को प्लेन के अंदर बिठा देता है, कॉकपिट में बिठा देता है। और अब वो सीधा अपनी गाड़ी से कुछ सामान वगैरह निकाल कर प्लेन के पीछे बनी डिग्गी में रखने लगा। सामान क्या था? गोलियां, बंदूकें, कुल्हाड़े वगैरह, सब मौत का सामान जो था वो इस प्लेन के अंदर वो रख रहा था। ये सब देखते ही सिंडी बहुत ज़्यादा डर गई। एक हथकड़ी उसके अभी भी हाथ में बंधी हुई थी और दूसरे हथकड़ी उसकी वो खाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो जो लड़का था वो उस प्लेन के डोर के साथ सिंडी को बांधना ही भूल गया था। वो सीधा स्टब बैठी हुई थी और पीछे वो लड़का काम कर रहा था। यही मौका लगा सिंडी को कि वो कुछ भी हो जाए, यही वो मौका नहीं छोड़ेगी और वो यहाँ से भाग जाएगी। एक सेकंड का मौका मिलते ही उसने कॉकपिट को खोला और वो सीधा कॉकपिट से नीचे आ गिरी और कॉकपिट से नीचे गिरते ही उसके पैर में भी थोड़ी सी चोट लगी और चोट लगते ही उसने कोई परवाह नहीं की। वो वहाँ से खड़ी हुई और सीधा एक ही डायरेक्शन में भागने लगी। पीछे वो मुड़ के उसने एक बार देखा और देखा कि वो जो लड़का था वो अपने हाथ में बंदूक लिए उसके पीछे धीरे धीरे चल रहा है, तेज तेज नहीं भाग रहा, जबकि सिंडी यहाँ बहुत तेज अपना पूरा जोर लगाकर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ भाग रही थी। भागते भागते उसने पीछे से सुना कि वो जो लड़का है वो बार बार बोल रहा है कि चाहे तुम जहां मर्जी भाग लो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा।
सिंडी ये बात सुनते सुनते भागती रही। वो सीधा उस एयरपोर्ट की दीवार से कूदी और दीवार से कूदने के बाद वो जंगलों के सहारे होते हुए उस हाईवे तक जा पहुंची जहां उसे वो ट्रक ड्राइवर मिला था। सुनने में ही इस लड़की की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन पुलिस को यहाँ विश्वास करना पड़ा क्योंकि ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी और उसने जो अपने साथ हुआ वो इतनी डिटेल में बताया कि कोई ऐसे बता ही नहीं सकता, ऐसे झूठ बोल ही नहीं सकता जब तक उसके साथ ये सब कुछ असल में ना हो। तो पुलिस उसको बोली कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो चलो अब हम तुम्हारा मेडिकल करवा देते हैं। तो पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और अब उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगी। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते ही बीच में सिंडी ने पुलिस वालों को कहा कि सर यहीं पास में ही उसका हैंगर है, मतलब कि वो जो एयर स्ट्रिप है यहीं पास में ही बनी हुई है, मैं आपको पहले वो एयर स्ट्रिप दिखा देती हूँ और हो सकता है वो प्लेन अभी भी वहीं खड़ा हो, तो आप जाकर वहाँ जाँच जरूर करिएगा। तो पुलिस बोले कि ठीक है, ये भी अच्छी बात है, चलो तुम हमें पहले वो हैंगर ही दिखा दो, वो कौन सा हैंगर है। तो पुलिस उसको उस एयरपोर्ट के स्ट्रिप तक लेकर गई और स्ट्रिप तक जाते ही पुलिस वालों ने देखा कि एक हैंगर वहां मौजूद है और उस हैंगर के अंदर एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन भी खड़ा हुआ है। सिंडी इस प्लेन को देखते ही बिल्कुल पहचान गई कि हाँ यही प्लेन था जिससे वो भागी थी। पुलिस उसे उस टाइम पर तो वहां लेकर नहीं गई, दूर से ही उन्हें देखा और वहां से सीधा उसको मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गई। पुलिस अब वापस इस हैंगर में पहुंच चुकी थी और अब इस प्लेन की वो जांच कर रही थी। उसका जो टैग नंबर्स वगैरह थे, इंजन नंबर वगैरह थे, जो उनका कुछ भी होता है प्लेन की पहचान करने का, वो सब कुछ वो नोट करने लगे, उसका फोटोग्राफ वगैरह करने लगे। लेकिन जब वो इस काम कर रहे थे तो इस एयरपोर्ट के जो गार्ड्स थे वो वहाँ पर आ गए और पुलिस से पूछने लगे कि सर क्या बात है। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि इस प्लेन का मालिक कौन है। तो यहाँ वो गार्ड्स अपने ऑफिस से एक नंबर प्लेट निकाल कर लेकर आए और नंबर प्लेट जो थी वो इस प्लेन की ही थी और उन्होंने बताया कि इस प्लेन का जो मालिक है वो बहुत ही एक अजीब आदमी है, एक अजीब सा लड़का है और वो कल रात भी यहाँ अपने प्लेन पर आया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपना प्लेन लेकर नहीं गया कहीं भी। तो हमने उसकी गाड़ी का नंबर भी एंट्री किया था, हमने उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था, अगर आप चाहो तो हम उसकी गाड़ी का नंबर आपको दे सकते हैं। तो पुलिस बोलेगी और क्या ही चाहिए, हमें तुरंत उसकी गाड़ी का नंबर दो। तुरंत आरटीओ से पता करके पुलिस ने ये देख लिया कि ये जो प्लेन है और वो जो गाड़ी है ये दोनों ही एक आदमी के नाम पर है जिसका नाम रॉबर्ट हैंसन था। पुलिस अब तुरंत इस रॉबर्ट हैंसन के घर पहुंची और वो जैसे ही उसके घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट तो खुद अपनी कहीं गाड़ी लेकर बाहर जा रहा है। तो पुलिस ने उसे रोक ही लिया और वो जो गाड़ी सिंडी ने बताई थी कि ऐसी ऐसी उस आदमी की गाड़ी थी, बिल्कुल ये गाड़ी उसी डिटेलिंग से मैच हो रही थी, बिल्कुल उसके बयान पर प्रूव हो रही थी। और जैसे ही वो अटैकर जो था, वो रॉबर्ट जो था, वो बाहर निकला अपनी गाड़ी से पुलिस से बात करने के लिए, तो बिल्कुल पुलिस उसे पहचान गई कि हाँ सिंडी ने भी तो ऐसा ही बताया था कि उसके बाल ऐसे हैं, वो चश्मा लगाता है, उसकी दाढ़ी हल्की है और बिल्कुल ये परफेक्ट मैच हो रहा था। और जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वो वहाँ से बिल्कुल डरा नहीं और वो वहाँ से भागा नहीं। पुलिस को उसने कहा कि हाँ जी सर बताइए क्या बात है। तो पुलिस ने कहा कि हमें आपसे बात करनी है। वो कहता है कि ठीक है हम बात करते हैं, आइए अंदर चलते हैं। तो पुलिस को वो सीधा अपने घर के अंदर ले गया। जी हाँ, उसे कोई डर नहीं था कि पुलिस आसपास कहीं देख भी सकती है। तो वो सीधा अंदर लेकर गया और पुलिस अपने पूरे चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देख रही थी। पुलिस ने उन ट्रॉफीज़ को भी देखा जो उसने सिंडी को दिखाई थी, वो ट्रॉफीज भी बिल्कुल मैच हो रही थी। लेकिन पुलिस इससे पहले कि उससे कुछ पूछताछ कर पाती उसने खुद ही कह दिया कि सर बताइए क्या बात है, अगर आपको कुछ भी तलाशी लेनी है आप ले लीजिए। तो पुलिस ने उससे पूछा कि ठीक है कल रात तुम कहाँ थे, हमें ये बताओगी। वो बोला कि कल रात मैं अपने दोस्तों के साथ था, अगर आप चाहो तो आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो, मैं उन्हीं के साथ था। वो बोले कि ठीक है हम पूछ लेते हैं तुम्हारे दोस्तों से। उनके दोस्तों को वहाँ बुलाया गया और पूछा कि क्या है कल रात तुम्हारे साथ था। तो उसके दोस्तों ने कहा कि जी सर बिल्कुल ही हमारे साथ था, हम बैठकर इकट्ठे पैग मार रहे थे, मज़ा आ रहा था बहुत। तो अब ऐसा क्या हो गया जो इसने पैग मार के कुछ गलत कर दिया गया। तो वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, हम तो जस्ट पूछताछ करने आए हैं। पुलिस ने रॉबर्ट के घर के आसपास भी पूछताछ करी, रॉबर्ट के दोस्तों से भी पूछताछ करी, रॉबर्ट के घर के अंदर भी देखभाल करी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला, आसपास कुछ नहीं मिला, दोस्तों के पास कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ये प्रूव कर सके कि रॉबर्ट ही एक सीरियल किलर था। तो पुलिस को मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। पुलिस वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलकर तुरंत वो सिंडी के पास पहुंची हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में पहुंचते ही सिंडी से पूछा कि क्या तुम पक्का हमें सच ही बता रही हो या फिर हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो। तो सिंडी ने कहा कि सर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है और मैं मजाक करूंगी क्या। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है अगर तुम सच बोल रही हो तो क्यों ना एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लिया जाए। लेकिन इस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सिंडी ने मना कर दिया।
यहाँ सिंडी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करना चाहा, ये मुझे आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही उसने मना किया तो पुलिस वालों के अब कान खड़े हो गए कि अगर ये लड़की सच होती सीधा लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए हाँ बोल देती, लेकिन उसने हाँ ना कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया? तो हो सकता है ये झूठ बोल रही हो, अपनी स्टोरीज फेक बता रही हो, इसलिए पुलिस ने अब उस केस के ऊपर से ध्यान देना बंद कर दिया। मामला ठंडा पड़ गया। 3 महीने अब बीत गए और 3 महीनों बाद यहाँ इस इलाके में, एंकरेज के उसी इलाके में जिस इलाके में लड़कियां गायब हो रही थी, उसी इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मशीन जब वहाँ खुदाई कर रही थी तो उनको वहाँ एक इंसानी अवशेष मिले। जैसे ही वो अवशेष बाहर निकले तो उन वर्कर्स ने तुरंत पुलिस को वहाँ बुलाया और पुलिस ने आकर वहाँ पास छानबीन करी। छानबीन में वही पूरी एक लाश मिली, एक लड़की की लाश थी और साइड में एक गोली का खोल मिला और ऐसा लग रहा था जैसे गोली के खोल को स्पेशल यहाँ रखा गया हो पुलिस को दिखाने के लिए और या फिर पुलिस को चिढ़ाने के लिए, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने उसकी ऑटोप्सी करवाई, वही सामने आया इसके साथ भी बलात्कार वगैरह किया गया है और फिर इसको गोली मार दी गई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चला, लेकिन डेंटल रिकॉर्ड्स में इस लड़की की पहचान हो चुकी थी। जी हाँ, डेंटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस लड़की का नाम पॉला गोल्डिंग था और इसकी उम्र 17 साल की थी। ये लड़की भी एंकरेज में एक बार डांसर का ही काम किया करती थी। पुलिस को यहाँ से जो खोल मिला था उस खोल की जांच की गई और बाकी के जो खोल पहले मिले थे उनकी भी जांच की गई और ये सामने आया कि इन सभी गोलियों को एक ही राइफल से चलाया गया है, जिससे अब ये तो प्रूव हो चुका था कि इन सब का किलर जो है वो एक ही है। यहाँ पहुंचते पुलिस को अब ये यकीन हो चुका था कि वो एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं और किसी भी सीरियल किलर को ढूंढना कोई हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ये भी बोल रहे थे कि हो ना हो ये जरूर रॉबर्ट हैंसन ही होगा, लेकिन कैसे उसे उठा सकते थे? कोई इसके खिलाफ सबूत वहाँ मौजूद नहीं था। उसके दोस्त उसके पक्ष में थे और कह रहे थे कि वो तो हमारे साथ ही था, उसकी इज्जत थी आसपास, लेकिन कैसे उसे उठाकर एकदम से बोल सकते थे कि हाँ भाई तू ही तो सीरियल किलर है। तो बिना किसी देरी के जब पुलिस को लग ही नहीं रहा था कि उनके पास कोई लीड है, कोई है चीज़ जिसके सहारे वो इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर इसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने सीधा FBI प्रोफाइलर जॉन डगलस से संपर्क किया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं और उस टाइम इनका पूरे अमेरिका में बोलबाला हुआ करता था। यकीन मानिए इन्होंने ऐसे ऐसे केस सुलझाए हैं जिनकी पुलिस ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। और जॉन डगलस से जब संपर्क किया गया, उनसे पूछा गया कि आप बताइए इस केस में कौन हो सकता है, तो जॉन डगलस ने सिंडी से भी बात की थी, सिंडी से भी पूछा था कि वो कौन है, तो उसका स्केच बनवाया था। तो टोटली जो एंड में उन्होंने सब कुछ बताया, तो उसका मतलब सिर्फ यही था कि हो ना हो ये जरूर रॉबर्ट हैंसन ही है। जॉन डगलस के बयानों पर तुरंत पुलिस कोर्ट में गई और तब कोर्ट जो थी वो जॉन डगलस के बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करती थी और कोर्ट ने जैसे ही जॉन डगलस के मुंह से रॉबर्ट हैंसन का नाम सुना तो कोर्ट ने तुरंत रॉबर्ट हैंसन के घर के वारंट जो थे वो पुलिस के हाथों सौंप दिए। जाओ, जाकर अच्छे से जांच करो उसके घर की, देखो अंदर क्या छुपा हुआ है। और अब की बार पुलिस के हाथ सही जगह लगे थे। पुलिस जैसे उसके घर के अंदर घुसी और रॉबर्ट भी सबके लिए तैयार नहीं था कि पुलिस ने उसके खिलाफ ऐसी कुछ साजिश रची हुई है, लेकिन यहाँ वो पुलिस को देखते ही बिल्कुल भी घबराया नहीं। वो पुलिस से बात करने लगा। पुलिस अब अपनी जांच शुरू करने लगी थी। जांच शुरू करते ही सबसे पहले उन्हें एंकरेज के बिल्कुल उसी इलाके का एक मैप वहां पड़ा हुआ मिला और उस मैप के ऊपर 37 X बने हुए थे। अलग अलग जगहों पर 37 X बने हुए थे और इनमें से 3-4 X तो वो थे जहां लाशें अब तक पुलिस को मिल चुकी थी। 4 लाशें जो अब तक मिली थी बिल्कुल उसी जगह पर वो X लगाए गए थे। सोचकर देखिए 37 X थे वहां पर, सिर्फ 4 ही अभी तक पुलिस को मिले थे, बाकी कहाँ हैं? इसके अलावा पुलिस को वहां पर 223 कैलिबर राइफल मिली और फिर वहां पर पुलिस को एक बैग मिला जिसके अंदर बहुत सारी महिलाओं की ज्वेलरी वगैरह थी और उसी ज्वेलरी में एक नेकलेस था जो कि और किसी का नहीं बल्कि शेरी मोरो का था। जी हाँ, वो सबसे पहली लड़की जिसकी लाश मिली थी। और जब पुलिस इस घर से सामान निकाल कर अपनी गाड़ी में लोड कर रही थी तभी इस घर की पड़ोस में रहने वाली एक महिला अपने घर से बाहर निकलकर पुलिस के पास आई और उसने पुलिस को कहा कि बिल्कुल आपने सही किया इसे उठाकर। मेरे जो पति हैं उन्होंने अभी हाल ही में आपके सामने बयान दिया था कि उस रात रॉबर्ट उनके साथ था, लेकिन मुझे पता है मेरे पति झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पति तो उस रात खुद इस शहर में नहीं थे और वो तो खुद अपने काम से बाहर गए हुए थे और ये लड़का उस टाइम मेरे पति के साथ नहीं था। ये बात सुनते ही पुलिस को बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ वो अब सही जगह पर आए हैं। अब फाइनली रॉबर्ट को पकड़ा जा चुका था और उसके खिलाफ चार्जशीट भी बनाई जा चुकी थी, लेकिन अब समय था इस पूरे केस के कन्फेशन का। जी हाँ, रॉबर्ट हैंसन की कन्फेशन का। और यकीन मानिए
आप जब इस कन्फेशन को सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये आदमी था कैसा। लेकिन ये कन्फेशन शुरू करने से पहले उसने पुलिस के सामने शर्त रख दी कि वो सिर्फ 4 ही जो लाशें मिली हैं उनका ही मर्डर चार्ज अपने ऊपर लेगा, इसके अलावा वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। पुलिस ने कहा कि बाबूजी आप हमें बता दो, सिर्फ हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके ऊपर इन 4 मर्डर्स के अलावा कोई और चार्ज नहीं लगाएंगे, लेकिन कम से कम बाबूजी हमें बता तो दो आपने किया क्या क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है, जब आप इतना मुझे बोल ही रहे हैं तो 4 सिर्फ 4 का ही लगेगा और बता मैं आपको सब कुछ दूंगा। उसने पुलिस को कहा कि वो एंकरेज की सड़कों पर रातों को निकलता है और देखता है कि यहाँ कौन कौन प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह या फिर सर्विस देने वाली लड़कियाँ या फिर बार डांसर वगैरह खड़ी हुई हैं, अपने क्लाइंट्स के आने का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसी लड़कियों के पास वो जाता है और उन्हें ऑफ़र देता है कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और वो उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता है और इन फ़ोटोज़ के बदले वो उन्हें $300-400 भी देगा। अब वो लड़कियाँ पहले ही अपने काम से परेशान होती हैं, मजबूरी में तो वे काम करती हैं। ऑब्वियसली उनके लिए $300-400 बहुत बड़ी बात हो जाती है अपना घर वगैरह चलाने के लिए, तो वो हाँ कर देती हैं कि हाँ ठीक है। और इनफैक्ट इनमें से बहुत सारी तो मॉडल्स होती हैं जो अपना करियर यहाँ मॉडलिंग में बनाने के लिए आई होती हैं और वो गलती से इस काम में फंस जाती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो अब किसके हाथों फंसने वाली हैं। जैसे ही कोई लड़की हाँ करती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तो वो उसे कहता है कि ठीक है आज नहीं, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा और उस रेस्टोरेंट पर मुझे मिलना। तो वो लड़की कहती है कि ओके मैं कल वहीं पर पहुंच जाऊंगी इस टाइम पर। तो ये लड़का बहुत शातिर था, ये उस लड़की के पहुंचने से पहले ही अपनी गाड़ी लेकर उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाता था और जैसे ही वो लड़की आती थी वो ये देखता था कि क्या ये लड़की अकेली आई है या फिर किसी और को साथ लेकर आई है। और जैसे ही उसे पता लगता कि लड़की अकेली आई है, वो तुरंत लड़के के पास पहुंचता और उसे अपनी गाड़ी में बैठा देता पैसेंजर सीट पर। पैसेंजर सीट पर लड़की बैठ जाती, लेकिन लड़की ध्यान ही नहीं देती कि उसका जो हैंडल होता है डोर का, जो दरवाजे को खींचते हैं जिससे हम, उस पर हथकड़ी बंदी होती है। एक कुंडा तो उसमें पहले ही लगा होता है, दूसरा कुंडा खुला होता है जिसके अंदर लड़की का हाथ जाएगा। और जैसे ही लड़की अंदर बैठती है, रॉबर्ट उसके पास जाकर सीट बेल्ट लगाने के बहाने तुरंत उसका हाथ जो है वो उसके अंदर हथकड़ी में डाल देता है और हथकड़ी बंद कर देता है। रॉबर्ट ने बताया कि उसे ये हथकड़ी बांधने की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि उसे अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि वो जाकर देखे कि हथकड़ी वगैरह है कहाँ। वो आंख बंद करके भी लड़की का हाथ पकड़कर सीधा उसके अंदर बांध देता था। सोचकर देखिए वो ये काम कितनी बार कर चुका होगा, जो उसे इसकी आदत पड़ चुकी है। जिसके बाद वो उन्हें सीधा अपने घर लेकर जाता है, अपनी बेसमेंट में लेकर जाता है। बेसमेंट में लेकर जाने के बाद उन्हें वो सीधा चैन से बांध देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंडी ने बताया था। वहाँ उनके साथ बलात्कार करता है। वहाँ अपना काम करने के बाद वो सीधा उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, एयरपोर्ट लेकर जाता है। एयरपोर्ट के बाद वो उन्हें प्लेन में बैठाता है। यहाँ से सिंडी तो बेचारी निकल गई थी, लेकिन बाकी की लड़कियाँ नहीं निकल पाई थी। वहाँ एयरपोर्ट पर प्लेन में बैठते ही वो प्लेन उड़ाता है और सीधा जंगलों में जाकर, एंकरेज के 20 मील दूर जंगलों में जाकर वो अपना प्लेन को एक स्ट्रिप पर लैंड करवा देता है। कच्ची स्ट्रिप थी वहाँ जो जंगलों में बनी हुई थी, वहाँ लैंड करवाता है और लड़की को बाहर निकाल कर खुला छोड़ देता है, उसकी आंखों पर पट्टियाँ बांध कर। यकीन मानिए अब यहीं से बहुत एक घिनौना गेम स्टार्ट वो करता है। जी हाँ, आंखों पर उसकी पट्टियां बांधकर उसे खुला छोड़ देता है और कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया और आज से तुम आज़ाद हो। लेकिन उस लड़की के हाथ अभी भी पीछे की तरफ बंधे होते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी होती है। जाकर भी वो कहाँ से जाएगी। तकरीबन 3-4 दिनों तक लड़की इसी तरह से वहाँ भटकती रहती है और उसके पीछे पीछे ये आदमी भी अपना खाना पीना साथ लेकर उसे देखता रहता है कि वो कहाँ जा रही है। जी हाँ, उसे पता है कि इस जगह पर जहाँ उसका कैबिन है इसके चारों तरफ पानी है। जी हाँ, पूरे चारों तरफ, यानी कि वो इसके आगे तो, पानी के आगे तो जा ही नहीं सकती। वो रहेगी तो इस इलाके में ही, चाहे कितना भी हो जाए। अगर वो यहाँ से बाहर की तरफ कूदी तो ऑब्वियसली वो डूब कर मर जाएगी, उसका बचना मुमकिन ही नहीं है। जिसके बाद अगर गलती से भी ये इसके सामने आ जाए वो लड़की, तो ये सीधा उसको तुरंत एक चाकू से खरोच मार देता था, उसको पिंच कर देता था, हल्का सा चोट दे देता था। और फाइनली जब उसका मन भर जाता था, ये करते करते इस लड़की से मन भर जाता था, तो वो तुरंत उसके कपड़े उतारता और सीधा उसको गोलियां मार देता। 3-4 गोलियां मारता किसी को भी अपनी राइफल से, और तुरंत उसको कपड़े वापस पहनाकर उसकी एक वहीं पर कब्र खोद देता। ये गेम खेलता था ये लड़का बेचारी उन लड़कियों के साथ। सोचकर देखिए यहाँ वो कर क्या रहा था। पुलिस उसको सीधा अपने क्राइम सीन पर ही वापस लेकर गई, उसी जंगल में वापस लेकर गई और कहा कि ये जो 37 मार्क्स तुमने लगा रखे हैं ये इसकी जगह बता दो, ताकि हम और जो लड़कियां हैं और जो लाशें हैं वो यहाँ से निकाल लें। तो कुल टोटल उसने 12 और लाशों के जो जगह थी वो बता दी, बाकी की वो खुद भी भूल चुका था। मार्क जो जहाँ उसने लगा रखे थे ऑब्वियसली वहाँ वो लाशें नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है जो आसपास जंगली जानवर जो रहते हैं वो खा गए होंगे।
डिग्रेड हो गई होंगी, जंगल में पानी भी आता है तो वो उसके साथ बह गई होंगी, या फिर हो सकता है वो खुद भी भूल गया हो, सच में ही भूल गया हो कि वो लाशें अब है कहाँ, क्योंकि ये काम वो बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा था। उसे अब आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसमें वो ना ही पैरोल पर बाहर आ सकता था और ना ही उसकी जमानत हो सकती थी। हम इसके बारे में अब ज्यादा कुछ पता लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सन 2014 में जेल के अंदर रहते हुए ही रॉबर्ट हैंसन की मौत हो चुकी है। ऐसा आदमी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सोच कर देखिए वो क्या था। इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ फोटोज और वीडियोस हैं जो मैं आज रात को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा रात को 9 बजे, तो आप प्लीज मुझे वहां फॉलो कर ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आस्था सिन्हा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।